सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी का थर्ड लेक्चर। ठीक है, इससे पहले हम 2 लेक्चर ले चुके हैं जिसमें कि हमने पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट सेकंड जिसमें हम सिटीजनशिप और इंडियन एंड इट्स यूनियन टेरिटरी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम उसका थर्ड लेक्चर लेने जा रहे हैं जिसमें कि हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि मेनली हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स जो है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए? मेनली अमेरिका से लिए गए। हमें याद रखना, कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से लिए गए। तो फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो लिए गए हैं कहाँ से? अमेरिका से लिए गए। और फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे किसमें आते हैं? वो फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? सबसे पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, हर पर्सन के कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि शादी करने का राइट है आपके पास। ठीक है, बात करने का आपका राइट है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास राइट है। बट आप अगर कुछ ऐसी चीजें करो जो ऑफेंसिव हो, ठीक है, किसी दूसरे को हर्ट करें, तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकते। किसी का मर्डर करना मेरी मर्जी, मैंने कर दिया, तुम्हारी मर्जी पे तुम्हारा राइट थोड़ी ना है वो। ठीक है, तुम वही चीजें कर सकते हो जो तुम्हारे राइट में आती है। तो हमारे राइट्स क्या क्या है, हम उन्हीं को इसमें पढ़ते हैं कि फंडामेंटल जो हमारे बेसिक जो राइट्स हैं वो क्या क्या है। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपनी मर्जी से आप कुछ भी करो। अपनी मर्जी से हर चीज ये जो है वो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं लेक्चर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कुछ भी किसी को गालियां नहीं दे सकता कि मैं कुछ भी आपको गालियां दे दूं। ठीक है, वो मेरे बस में नहीं है, वो मेरे राइट्स में नहीं आता। आप किसी का मर्डर कर दो तो वो आपके राइट्स में नहीं आता। तो बड़ी सारी चीजें जो ऑफेंसिव होती है वो हमारे हक में नहीं होती। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि हमारे राइट्स होते हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजों के लिए हम सरकार से मांग कर सकते हैं, कुछ चीजों के लिए हम नहीं कर सकते। कौन कौन सी वो चीजें हैं उन्हें वन बाय वन हम समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है फंडामेंटल राइट्स में, हमारे कौन कौन से राइट्स हैं उन्हें डिटेल में समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। तो आर्टिकल 12 में क्या बोलते हैं? आर्टिकल 12 में डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? डिफाइन करता है। आर्टिकल 12 में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरीके से हैं, हम उन्हें डिटेल में समझेंगे। जो जितने भी आगे आने वाले आर्टिकल उनके बारे में कहा, उसकी डेफिनेशन कहाँ पे? डेफिनेशन है उसका आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन है किसकी? फंडामेंटल राइट्स की। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जितने भी लॉज हैं, ठीक है, क्या बोलता है आर्टिकल आर्टिकल 13 मेनली किस बात की बात करता है? फॉर एग्जाम्पल क्या, अगर मेरी कोई ऐसी चीज है जो आपको हर्ट करती हो। ऐसे तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे की हर्ट करती हूँ, लेकिन ऐसा फंडामेंटल राइट की तरह जो मैं यूज नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल की मैं किसी को गालियां दे रहा हूँ, मैं किसी को मर्डर कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम डायरेक्ट कहा हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? वो एक ऑफेंस है। तो ऐसे जो ये आर्टिकल 13 क्या करता है? ये परमिशन देता है किसको? ठीक है, सेंटर को। ठीक है, सेंटर जो हमारी गवर्नमेंट है उसको परमिशन देता है किस चीज की? कि ऐसे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि किसी और के फंडामेंटल राइट्स को हर्ट करते हो, ठीक है, किसी और को अपोज करते हो, तो उन्हें उसी टाइम पे जो है वो अमेंडमेंट कर दिया जाए, उन्हें या फिर रिपील कर दिया जाए उन्हें। तो वो की पावर किसको देते हैं? मेनली इसमें जो कि मेनली पावर दी जाती है किसको? एज सबसे ज्यादा इसका जो मेनली जो पावर होती है वो किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई हमने ऐसी चीज बनाई, जैसे कि कोई एक्ट ऐसा पास हुआ पार्लियामेंट में, तो वो गया कहाँ पे? पार्लियामेंट ने उसको पास करा एज एक्ट। बट जब वो नेचर में आया, जब वो लोगों के सामने आया, तो शायद वो लोगों को पसंद ना आया या फिर लोगों को लगा हो कि ये हमें हर्ट करने वाला है। जैसे बहुत सारे बिल होते हैं। अब मेनली मैं बिल्स पे नहीं जाऊंगा क्योंकि कुछ ऐसे बिल्स हुए हैं जैसे कि किसान का हुआ था पीछे, तो वो भी एक बिल था जिसे कि वापस लेना पड़ा। तो इसी तरीके से कुछ चीजें होती हैं जिन्हें कि अगर वो लोगों को पसंद नहीं आती, तो या फिर उनके जो फंडामेंटल राइट्स हमको अगर वो हर्ट करती हो, तो उन्हें वापस लेना पड़ता है। तो उसकी जो जो परमिशन है, जो उसकी जो राइट्स है, जो इसकी परमिशन देता है, वो कौन देता है? आर्टिकल 13 देता है। आर्टिकल 14 में हम क्या करते हैं? आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या मतलब कि जब फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कोई अपराध नहीं करा, ठीक है, मैंने अपराध तो नहीं करा, तो अपराध से पहले मुझे अपराध या फिर किसी भी चीज के लिए फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कोई अवार्ड मिल रहा है, ऑनर अवार्ड मिल रहा है, जैसे कि किसी को भारत रत्न मिलता है या फिर किसी को सजा मिल रही है, तो जब लॉ से पहले इक्वलिटी जब पहले वो होगा तब भी उसको बराबर ही ट्रीट किया जाएगा। बट जब फॉर एग्जाम्पल उसने कोई फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई गलती कर दिया और मुझे लेके गए कहाँ पे? पुलिस स्टेशन में लेके गए और मुझे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में लेकर गए और उन्होंने मुझे सजा बतानी होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं एक आम इंसान हूँ और मेरे साथ में अगर कोई बड़ा इंसान है, बड़ा इंसान मतलब कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई जो बोल सकते हैं कि एमपी वगैरह या एमएलए कोई भी हो सकता है, तो वो मेरे साथ खड़ा होगा, तो उसके बाद मेरे फंडामेंटल राइट्स बराबर ही होंगे। कब? कानून की पहले भी, जब कानून मेरे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई गलती करी है या फिर मेरे को कोई अवार्ड मिला उससे पहले भी और उसके बाद भी, दोनों में इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ से पहले भी और लॉ के प्रोटेक्शन होगी वो भी बराबरी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको सजा, अगर मैंने मर्डर करा और उसने मर्डर करा, तो दोनों को अगर फांसी की सजा मिल रही है तो दोनों को ही मिलेगी, एक को नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे फांसी दे दी जाएगी और उसे 6 महीने की सजा देकर छोड़ दिया जाएगा। तो आर्टिकल 14 बोलता है कि सबको बराबर की नजरों से देखा जाएगा। कौन देखेगा? आर्टिकल जो हमारा लॉ है वो देखेगा। और आर्टिकल 14 में एक्सेप्शन किसके लिए?
प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट और गवर्नर क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ही तो पूरे उसको रूल करता है। कंट्री को जो मेन हेड है वो कौन है? गवर्नर, प्रेसिडेंट है। और स्टेट का जो मेन हेड है वो है गवर्नर। और प्रेसिडेंट के ऊपर ही अगर ये रूल नहीं अगर लग जाए कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो भी बराबर है मेरे, तो फिर किस तरीके से देश चलेगा? एज अ हेड। फॉर एग्जाम्पल एक राजा है और राजा और प्रजा में अगर कोई अंतर ही नहीं होगा तो राजा किस नाम का होगा? तो राजा के पास कुछ ना कुछ तो पावर्स होनी चाहिए। बेशक बेशक ऐसे राजा हम कह सकते हैं कि उसे प्रजा के बीच में रहना चाहिए, प्रजा के साथ रहना चाहिए, प्रजा की तरह रहना चाहिए, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ तो पावर होनी चाहिए कि वो ऐसा राजा है। नहीं तो हर कोई अपनी मनमानी करेगा, अपनी मर्जी से कुछ भी काम करेगा। तो प्रेसिडेंट के पास वो पावर्स हैं। जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे जैसे कि हमें कुछ सजा मिलेगी तो प्रेसिडेंट को सजा नहीं मिलती। उसके पास पावर है कि वो खुद को बचा सकता है उस चीज से। तो प्रेसिडेंट के पास वो भी पावर है, गवर्नर के पास भी पावर है। तो इस तरीके की पावर जब हम प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, ठीक है, देन हम देखेंगे 61, 62, 63 में जब प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को, और 54, 56, 56 में जब प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे तब उसमें हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स हैं उनके बारे में। देन आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 जो फंडामेंटल राइट है वो बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन पावर ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर, सॉरी बर्थ होगा, ठीक है, वर्थ के बेसिस पर जितने भी वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उसे बंद किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी कास्ट में, जैसे कि SC ST हो गए, ठीक है, फिर इनके बेसिस पर क्या होता है कि पहले जो किया जाता था कि ये SC है, ये ST है, तो ये हमें छुएगा तो इसमें भी प्रॉब्लम है, हर चीज में प्रॉब्लम। तो किसी भी कास्ट के बेसिस, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी दुकान पे जाता हूँ तो मुझे वो ये नहीं कह सकता तुम इस कास्ट के हो तो तुम्हें ये सामान नहीं मिलेगा, या फिर तुम इस रीजन के इस जगह से हो, इस रीजन से हो, या फिर तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ मतलब जो बर्थ हुआ वो उस तरीके से हुआ है जो वहाँ पे हुआ है, तुम लड़का हो लड़की हो, या फिर जैसे कि हम आजकल वर्ड यूज करते हैं LGBT। तो LGBT और क्यू, इनमें भी जो है अभी जो है उनके लिए बनाया गया कि फॉर एग्जाम्पल LGBT चला गया दुकान पे तो तुम जैसे कि LGBT का हम मेनली देखा है तो एक टर्म है LGBTQ, एल फॉर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, और क्यों मतलब क्वेश्चन मार्क है, पता ही नहीं है किस टाइप की नेचर है इंसान की उस पर। तो LGBT जैसे कोई लोग हो गए या फिर कोई जो कास्ट जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उनको पहले किया जाता था कि कास्ट के बेसिस पर उनको जगह नहीं दी जाती थी, इनको सेक्स के बेसिस पर प्लेस नहीं दी जाती थी, इनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, या फिर रिलीजन के बेसिस पर कि मैं हिंदू मुस्लिम के बेसिस पर, ठीक है, इन सब चीजों के बेसिस पर प्रोहिबिशन जो है इन पे मतलब बैन लगा दिया, इनकी जो डिस्क्रिमिनेशन होगी वो ऐसे गैर कानूनी होगा तो इन पे डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। फिर देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब हम सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी की बात करें, प्राइवेट में हालांकि उसमें थोड़ा बहुत भेदभाव होता है क्योंकि प्राइवेट या फर्म की बात करते हैं तो प्राइवेट फर्म का क्या है, उनको अपना बिजनेस को सेटअप करना होता है। वो ये नहीं सोचेंगे कि किसको हमें नौकरी देनी है, वो मेनली फोकस करेंगे इस पे कि उनके फायदे की चीज कहाँ पे है। तो एज अ मेल फीमेल वो थोड़ा बहुत अंतर वो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एज अ मेल जो है मानने कोई नहीं माने, ऐसे लड़कियां और लड़के दोनों बराबर होते हैं। ये सब कहते हैं कि उनको इक्वलिटी की तरह देखो, बट ये लड़कों को भी समझना होगा, लड़कियों को भी समझना होगा कि लड़कियां शायद मेंटली लड़कों से ज्यादा तेज हो सकते हैं, बट आप फिजिकली देखा जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कम होंगे, बट एट द रेट ऑफ चांसेस जब देखोगे आप, जब आप रेशो देखोगे तो लड़कों की जो स्ट्रेंथ है एज अ फिजिकल स्ट्रेंथ है वो अधिक होती है एज अ लड़कियों की। बट वही लड़कियों की सहने की क्षमता है या फिर उनकी जो दिमागी जो बोल सकते हो, ठीक है, वो शायद लड़कों से ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से लैग करते हैं, लड़कियां हमसे किसी मैटर में आगे हो सकते हैं और किसी मैटर में हम उससे आगे हो सकते हैं, तो ये हमें समझना होता है। तो उस बेसिस पर जब हम ऐसे फिजिकली वर्क यहाँ पे ज्यादा होगा तो मेल को ज्यादा वो दिया जाएगा, फीमेल को कम दिया जाएगा वहीं पे। बट यहाँ पे जो हम बात करते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो सबको अपॉर्चुनिटी बराबर दी जाएगी, ठीक है, इक्वलिटी होगी अपॉर्चुनिटी की किसमें। बट हाँ, रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन जो दी जाती है तो वो दी जाती है कास्ट और लैंग्वेजेस के बेसिस पर, ठीक है, आप किस कास्ट से हो, SC ST वालों को, OBC वालों को रिजर्वेशन दी जाती है लैंग्वेजेस के बेसिस पर। आप डोगरी बोलते हो, आप नेपाली बोलते हो, उसके बेसिस पर भी रिजर्वेशन होती है, उनके लिए भी सीट्स होती है। बट रिलीजन के बेसिस पर आप हिंदू हो मुस्लिम हो उनके लिए कोई भी जो है वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन अभी सभी बात करते हैं कि रिजर्वेशन दी जाती है, नहीं दी देनी चाहिए SC ST वालों को रिजर्वेशन। तो बात ऐसी है कि अगर आप रिजर्वेशन नहीं दोगे, जब आप हिस्ट्री में अच्छे से पीछे जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने जो हमारा जो समाज है, ठीक है, हमारी जो सोसाइटी है, तो हमारी ही देन है कि जो रिजर्वेशन आया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों को ऐसे ट्रीट नहीं करा जो कि पिछड़ा वर्ग जो था उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो SC ST वाले लोग हैं तो उनको मान लो कि कपड़े पहनने के लिए भी कर दें टैक्स देना पड़ता था इसको कि, ठीक है, फिर कुछ बहुत सारी ऐसी सी घटनाएं भी हुई हैं जो कि काफी मतलब निंदा के लायक हैं कि क्या ही उन पर बात करें। फीमेल्स के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं, ठीक है, जैसे स्तन का टैक्स देना। तो इस तरीके के कुछ टैक्सेस थे। फिर उनको फॉर एग्जाम्पल क्या करा, फॉर एग्जाम्पल हमें कहीं थूकना हो तो हम थूक देते हैं, तो उनके लिए वो अलग से वो लेके चले कटोरी कि उसी में थूकना है। फिर पीछे वो झाड़ू लेके चले कि जहाँ पे वो पैर रखें तो वो साफ होता जाए। तो ये कुछ मामले थे जो कि सोसाइटी के काफी गंभीर और काफी निंदा
के जो लायक थे, ठीक है। तो उनको देखते हुए जो रिजर्वेशन था वो तो जरूरी था। इसीलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई मैटर्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। हाँ, कुछ चेंजिंग है, जैसे कि हमने बोला प्रोविडेशन में, तो डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, जैसे कि लड़का लड़की में डिस्क्रिमिनेशन एक होती है, ये तो होगी नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात होगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे लेडीज के लिए सीट्स दी जाती है बस में, कि ये लेडीज के लिए है, फिर कोई अपाइज है तो उसके लिए सीट्स है, तो डिस्क्रिमिनेशन तो हो रही है, मुझे बराबर सीट नहीं दी जा रही क्योंकि मेरा भी तो हक है, बट उनको दी जा रही है, तो ऐसा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हो। तो वो होती है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और कुछ ऐसी जो हमने पहले पढ़ी वो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन पे बैन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पे बैन नहीं है। कहीं ये मतलब करने लगवाना कि गाड़ी में अगर कोई बैठा है तो महिला के लिए सीट है तो रिजर्व है, तो आप बोलोगे नहीं यार मुझे तो सरना पड़ा था कि बराबरी होनी चाहिए, तो ये सीट तो मुझे भी मिलनी चाहिए, इसी को क्यों मिल रही है। तो वहां पे नहीं होता, मेनली वो हमारे करेक्टर पे है, ठीक है, हमारी सोसाइटी पे, हमारे बिहेवियर पे है कि हम किस तरीके से बिहेव करते हैं उस टाइम पे। जो भी जरूरी भी है कि अगर आप किसी को सीट दे रहे हो, कोई पाइस है तो फिर उसको सीट दे रहे हो, या फिर कुछ भी हर मैटर में, ये तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं सिनेरियो में, ठीक है। तो उस तरीके से तो ये कुछ अपॉर्चुनिटी जो कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम बराबरी दी जाएगी, ठीक है। कुछ जगहों पे रिजर्वेशन होती है, वो भी हम समझेंगे, बट यहाँ पे हमने देख लिया कि रिजर्वेशन कास्ट और लैंग्वेजेस के बेसिस पर मिलती है, रीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन जो है वो नहीं है। देन हम देखते हैं आर्टिकल 17 जो है। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो क्योंकि मैंने पहले बोला कि अनटचेबिलिटी जैसे SC/ST वालों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, तो अनटचेबिलिटी उनको टच करते थे, तो वही कि तुम हमें टच कैसे कर गए, तो उस चीजों पे बैन लगाया गया एबोलिशन, कि किसी को भी टच करने का आप पाबंदी नहीं हो सकती कि किसी कास्ट का है, किसी रीजन का, तो मुझे कैसे टच करे, कोई भी तुम्हें टच कर सकता है, मतलब ऐसे तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं। बट हाँ, अगर कहीं हाथ लग गया, गाड़ी में सफर कर रहे हो तो साथ में तो कहीं टच हो गया, तो वो किसी की प्रॉब्लम थोड़ी है। ऐसे नहीं कि वो घर पे आके तुम्हें पकड़ के घसीटते हुए ले जाए, तो वो नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे, बट ऐसे ही हो टच करने की। देन आर्टिकल 18 बोलता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स हैं कोई भी टाइटल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं कुछ भी काम करता हूँ तो उसके बाद मुझे टाइटल मिलता है, मैं एज ए रिटायर होऊंगा जब, तो मैं उसका टाइटल रखूंगा मैं ये काम करता था पहले, तो वो टाइटल हम नहीं रख सकते। जब हम सरकारी गवर्नमेंट नौकरी की बात करें तो उसमें हम टाइटल नहीं रख सकते। सिर्फ 3 चीजों में हम टाइटल रख सकते हैं, वो कौन कौन सी। मिलिट्री में हम टाइटल रखते हैं, अगर आप मिलिट्री के कुछ कैपिटन हो, या फिर जो भी आप मेजर हो या कुछ भी हो, ठीक है, ब्रिगेडियर हो, तो आप उसमें रख सकते हो। पुलिस में रख सकते हो, आप SI हो तो वो आप टाइटल रख सकते हो, अपने नाम के साथ लगा सकते हो। टाइटल मतलब जो अपने अपने नाम के साथ लगाते हो, ठीक है। और टीचर जो है वो भी लगा सकता है, हेड मास्टर हो गया, लेक्चरर है, तो ये तीनों जो है वो अपने नाम के साथ टाइटल यूज कर सकते हैं। बाकी कोई भी जो गवर्नमेंट ने बनाई है वो अपने नाम के साथ अपना जो टाइटल है उसे यूज नहीं कर सकता। हालांकि बहुत सारे लोग करते हैं, बट ये ऐसे प्रोहिबिट किया गया। प्रोहिबिट क्यों किया गया, क्योंकि इससे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल कि जब मैं समाज में आऊंगा, मैं एज कुछ हूँ एज ए गवर्नमेंट, तो जब मैं आया समाज में आफ्टर, तो मैं तो सबसे ऊपर दिखूंगा ना कि मैं अब ऐसा हूँ। मैं अब इनके लिए क्या है, मिलिट्री पुलिस और टीचर के, मिलिट्री और पुलिस इसलिए क्योंकि देश को बचाते हैं, टीचर जो है वो देश को आगे लेके जाने में हेल्प करता है, तो इनके लिए रखा गया। बट हर कोई अगर ये बोले कि मैं ये हूँ तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि वो दूसरों को देखेगा नहीं, तो फिर अपने बारे में सोचेगा कि मैं तो इस लेवल पे होके आया हूँ, तुम लोग तो मेरे लेवल के हो ही। तो इन चीजों को जो वो एब्लिश कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमने देखे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है आर्टिकल आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 को जब हम डिटेल में समझते हैं तो आर्टिकल 19 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, और भी कुछ राइट्स हैं इसमें। तो आर्टिकल 19 को जब हम मेनली समझते हैं तो हम डिटेल में इसको जब जानते हैं तो आर्टिकल 19 क्या बोलता है कि आर्टिकल 19 बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, इसके 6 टाइप्स आगे, ठीक है, 1 2 6 है। पहले इसमें 7 थे, ठीक है, जिसमें कि कौन सा था, जो लैंड का जो राइट था वो भी एज ए लीगल राइट था, एज ए फंडामेंटल राइट था, जिसको भी हटा दिया गया, 44 अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। मोरारजी जो देसाई जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने इसको हटा दिया, ठीक है, 7th को, और इसको काट दिया गया। इसमें सिर्फ 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स में क्या क्या, पहला पार्ट में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं कि आप कहीं पे भी बात कर सकते हो, ठीक है, जो आपका मन करे वो आप बात कर सकते हो, बट हाँ वो किसी और को हर्ट ना करे, आप किसी को गाली गलौज ना करें, उस तरीके की कोई भी एक्टिविटी ना करें। बाकी आपके पास फ्रीडम है स्पीच का, कहीं पे भी आप रैली कर सकते हो, ठीक है, आप सभा इकट्ठी कर सकते हो, यूनियन बना सकते हो, बट आर्म्स नहीं होने चाहिए आपके पास, कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए उसके बिना। कहीं पे भी आप जगह जमीन ले सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी काम कर सकते हो, कहीं पे भी अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, जगह लेके वहां पे घर बना सकते हो। तो ये सारे राइट किसमें आते हैं, आर्टिकल 19 में ये सारे राइट्स हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में मेनली हम 6 चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है, और जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट मिलता है, असेंबली करने का राइट मिलता है, कहीं जाने का घूमने का राइट मिलता है, फिर वहां सेटल होने का राइट मिलता है, वहां पर काम करने का राइट। जाहिर सी बात है कहीं जाओगे तो वहां पर अगर आपको रहना है तो काम तो करना पड़ेगा, तो काम का भी राइट होगा, ठीक है। वहां पर जगह जमीन लेनी है तो उसका भी राइट होगा। वो सारे राइट कौन देता है आपको, आर्टिकल 19 देता है। आर्टिकल 19 को हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो काफी डिटेल में हो जाएगा, फिर इतना हमारे जो पेपर 7 में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। वो फिर जैसे PCS हो गया या फिर UPSC होगा उसमें इतना डिटेल में पूछा जाता, जो मेनली छोटे मोटे पेपर है उनमें इतना नहीं पूछा जाता। सो
19 हमने देखा, 19 को बैकबोन भी बोला था कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की बैकबोन किस लिए बोला था? क्योंकि इसमें सारे राइट्स हैं वो वाले, जिसमें कि हम कहीं घूम सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम असेंबली कर सकते हैं, हम जगह ले सकते हैं, वहां पर काम कर सकते हैं, वो सारे राइट्स किस में आते हैं? 19 में आ जाते हैं, जबकि इसमें पहले 7 थे और एक को अमेंडमेंट कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस का क्या मतलब? कि आर्टिकल 20 जो है वो बोलता है कि एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि एक गुनहगार है, उसने एक सजा एक काम करा, ठीक है, कोई भी गुनाह करा उसने, 2014 में उसने कोई गुनाह करा, ठीक है। 2018 में क्या हुआ कि सेम उसने एक अपराध किया मर्डर के लिए, तो 2014 में जो मर्डर का जो वो था सजा थी वो थी 7 साल की। बट 2018 तक उसका केस चल रहा था और 2018 में क्या हुआ? अमेंडमेंट हुआ, चेंजिंग हुई कि जो भी मर्डर करके आएगा उसको सजा दे दी जाएगी। कौन सी सजा? जो 2018 में उसको क्या दे जाएगा? उसको 14 साल की सजा, 7 की जगह पे 14 साल की सजा उसको दे दी जाएगी। तो अभी फर्क 2014 में वो करा था, तो 2014 में जब उसने करता तो 7 साल की थी, अब 2018 में 2019 में उसको सजा सुनानी है, 5 साल उसका केस चला, तो 19 में जब उसको बताने तो 2018 के हिसाब से बताएंगे, क्योंकि 2018 में चेंज हुआ, तो अभी तो उसको 14 साल की होगी। बट ऐसा नहीं होता, उसको सजा होगी उसी टाइम के साथ जब उसने वो गलती करी, जब उसने वो गुनाह करा होगा, उसी के टाइम के बेसिस पर उसको सजा दी जाएगी, और उसे जब सजा दी जाएगी तो उसको 7 साल की ही दी जाएगी। सेम एक चीज हमने समझ ली। दूसरी चीज कि जैसे कि किसी ने एक मर्डर करा, 2 मर्डर करे या 3 मर्डर करे, सजा तो उसको सेम नहीं मिलेगी, वो 4 मर्डर करे या 5 मर्डर करे। तो एक का मतलब एक गुनाह की एक ही सजा होती है, एक गुनाह की 4-5 सजा नहीं होती है, 2 सजाएं नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा चोरी एक बार चोरी करी, दूसरी बार चोरी करी, वो पकड़ा गया, तो उसको 2 बार चोरी करने की सजा एक बार ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बार चोरी पहले करी तुम्हें, तो अभी फॉर एग्जाम्पल किसी ने मर्डर करा, उसको एक बार फांसी दे दी कि एक बार फांसी दे दी, तो दूसरी बार फांसी कैसे दोगे? मर गया इंसान तो उसको कैसे दोगे? सो इस तरीके से जो है आर्टिकल 20 इसमें प्रोटेक्शन करता है इंसान की, कि एक सजा उसी टाइम के हिसाब से मिलेगी और दूसरी एक काम के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पहले इसमें 2 वर्ड है, उसको समझें। पहला प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि मैं हूँ तो मेरी एक लाइफ है, कोई और होगा तो उसकी एक लाइफ होगी, कुछ भी जैसे कि जानवरों की लाइफ होती है, तो हमारा काम क्या है? उनको प्रोटेक्ट करना। तो प्रोटेक्ट करना किसी और की लाइफ ही नहीं है, सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना। जैसे कि इसमें एक आता है, अगर हम जब आईपीसी की धाराएं पढ़ते हैं तो उसमें 308 आता है कि अगर आप सुसाइड करते हो, 307 में, ठीक है, तो सुसाइड करते हो, सुसाइड भी एक क्राइम। अगर सुसाइड करके आप बच गए, लेकिन किसी ने जहर खा लिया, जहाँ नब्ज काट ली, तो उसके बाद वो क्या करेगा? अगर बच गया वो, तो डॉक्टर ने उसको बचा लिया, तो उसको भी सजा दी जाएगी एज ए क्रिमिनल की तरह, उसे एज ए क्राइम की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसे एज ए क्रिमिनल की तरह सजा दी जाएगी कि सुसाइड करना भी एक क्राइम है। सो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, अपनी भी लाइफ का भी प्रोटेक्शन करना और किसी और की लाइफ का भी प्रोटेक्शन करना। जैसे कि आप नॉइज पोल्यूशन करते हो, ठीक है, वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन, तो उसको अवॉइड करना, क्योंकि उसकी वजह से किसी और की जान जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ जहर लिया आपने, पानी में मिला दिया और किसी और को पिला दिया, तो वो तो पानी तो किसी और ने पिया, आपने तो, आप तो चल के मिला, चलेगी ना मिला के, तो किसी और की लाइफ को तो खतरा हुआ ना, तो आपको उसके लिए भी सजा मिलेगी। तो ऐसी चीजें होती है वो किसमें आती है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। लाइफ कोई भी हो उसकी, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। देन सेकंड वर्ड आता है पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी क्या है? आजादी, अपनी मर्जी से अपने मन के अनुसार चीजें करने की। तो अपने मन के अनुसार क्या करोगे आप? किसी का मर्डर कर दोगे? क्योंकि मुझे तो पर्सनल लिबर्टी दी हुई है कि कुछ भी करोगे, कि अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो पर्सनल लिबर्टी का मतलब आप वही काम कर सकते हो जिसकी वजह से किसी और को हार्म ना हो, ठीक है। जैसे कि आप कहीं घूम सकते हो, वो आपकी पर्सनल लिबर्टी। आप किसी से शादी करते हो, आपकी पर्सनल लिबर्टी। पहले इसमें एक और होता है अडल्ट्री। अडल्ट्री जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है। तो पहले ये जो था गुनाह था, ठीक है, आईपीसी के रिगार्डिंग ये गुनाह था, बट अब नहीं है। इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग कल को शादी करो और फिर किसी और के साथ घूमते फिरो, उसके लिए नहीं, बट हाँ आपकी जानकारी के लिए, एडल्टरी जो था पहले उसको एज अ क्राइम की तरह माना जाता था कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान के साथ वो खुश नहीं है और किसी और के साथ है, तो अब उसे एज अ क्राइम की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसे सजा मिलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल की कोई, अगर आप, आपकी वाइफ आपके साथ खुश नहीं है, तो वो किसी और के साथ उसका अफेयर है, या आपका किसी और के साथ अफेयर है, ठीक है, मेल, तो वो आपको वो एज अ क्राइम नहीं है, ठीक है, वो आपकी पर्सनल लिबर्टी, वो आपकी एक चॉइस है। उसी के साथ देखते हैं 21 आपको समझ आएगा। 21 का ए देखते हैं। 21 का ए बोलता है कि राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो था वो 21 के ए में है, ठीक है, जो कि पहले अगर नहीं था, ठीक है, बाद में इसको चेंज किया गया। इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे जब हम आगे आर्टिकल्स जाएंगे, तो वहां से इसको रिपील करके, पहले ये फंडामेंटल राइट नहीं था, ठीक है, एज डीपीएस में स्क्वाड किया था, अब ये फंडामेंटल राइट है। सो 21 के ए में हम क्या करते हैं? राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या बोला गया मेनली? इसमें मेनली बोला गया कि ये जो 14 साल से कम के उम्र के जो बच्चे हैं, उनको जो है वो सरकारी एजुकेशन दी जाएगी फ्री में, ठीक है, और उनके पेरेंट्स का काम है उन्हें स्कूल तक लेके जाना। तो आर्टिकल 21 ये बोलता है। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? आर्टिकल 22 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन का क्या मतलब है? अरेस्ट से बचाना, डिटेंशन से बचाना।
अब इसका क्या मतलब है अरेस्ट और डिटेंशन से? अरेस्ट जो होता है, डिटेंशन जो होती है, दो टाइप की होती है। पहली होती है पुनिटिव, आपने काफी बार इसकी चर्चा सुनी होगी। पुनिटिव की अगर नहीं सुनी होगी बट प्रिवेंटिव तो काफी बार सुना होगा। जैसे कि जब राम मंदिर जो था 1991 में जो केस हुआ, 1992 में जब अडवाणी जी 1990 में जब वो गए अयोध्या गए, ठीक है, उनकी जो यात्रा थी रामलला को लेकर, तो उनको प्रिवेंटिव के थ्रू लालू प्रसाद यादव ने बिहार में ही कैद कर लिया, एक होटल में रखा गया उनको, ठीक है। तो उनको वहां पे कैद कर लिया गया, किसी होटल में नहीं, पोस्ट ऑफिस में रखा गया उनको, ठीक है। तो किसके थ्रू? प्रिवेंटिव के थ्रू। प्रिवेंटिव क्या होता है कि क्राइम करने से पहले, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगे, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ और मुझे लगे कि ये पर्सन, कोई पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन मान लो, तो ए जो है वो क्या करने वाला है, वो क्राइम करने वाला, वो 3 दिन बाद किसी का मर्डर करेगा। तो मैं 3 दिन पहले इसको हिरासत में ले लूंगा और उसे एज अ, जहाँ चाहूँ तो उसमें जेल में रख दूंगा, या फिर कहीं ऐसी जगह पे कि वहां पे वो क्राइम ना कर सके, उसे अलग जगह पे रख दूंगा। उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव। और पुनिटिव क्या होती है? जब मैंने क्राइम कर लिया, जब उसने ए ने मर्डर कर लिया, तो मैं मर्डर करने के बाद पहुंचा, तो मैंने बाद में उसको गिरफ्तार करा, तो वो किसमें होता है? पुनिटिव में। सो पुनिटिव और प्रिवेंटिव दो टाइप की जो डिटेंशन होती है वो होती है, ठीक है, एक पुनिटिव और एक प्रिवेंटिव। पुनिटिव जो है वो अरेस्ट है, और प्रिवेंटिव जो है वो डिटेंशन है। डिटेंशन उसको डिटेंशन करना कि ये कल को जाकर क्राइम ना कर सके। इसी को जब हम डिटेल में समझते हैं पुनिटिव और प्रिवेंटिव को, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। एफआईआर क्या होती है, किस तरीके से जज के पास लेके जाते हैं, 24 घंटे का टाइम होता है पुलिस के पास, वो अपनी कस्टडी में रख सकते हैं, फिर उसको पेश करना होता है कोर्ट में। काफी लंबा टॉपिक है, उसको हम एक अलग ही लेक्चर में अगर आप चाहेंगे तो हम बना देंगे, क्योंकि इतना इसमें इसको इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होगा हमारे। तो आप अगर चाहते हो कि हम इस पे अगर इसको डिटेल में बनाए तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दें, हम इस पे भी एक डिटेल वीडियो आधे 1 घंटे की, जो कि 30 to 40 मिनट्स की रहेगी लगभग, तो वो बना देंगे। इसके अलावा एक टॉपिक और देख लेते हैं, एंटीसिपेटरी बेल, जो कि इसी का एक टॉपिक है, प्रिवेंटिव और प्रिवेंटिव। एंटीसिपेटरी बेल इसलिए पढ़ा रहे हैं कि या लड़कों के लिए, आजकल के लड़कों के लिए। इसका क्या मतलब एंटीसिपेटरी बेल? आपको गलती करते, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को मार के आए, किसी को अपना थप्पड़ मार दिया, और वो बंदा गया कहाँ पे? पुलिस स्टेशन गया, आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी, और पुलिस आपको पकड़ने के लिए आ रही, अब आप कैसे बचोगे? बच तो नहीं सकते, क्योंकि उसने तो रिपोर्ट लिखवा दी। आपके पास क्या है? एंटीसिपेटरी बेल। इसमें क्या होता है, आप जाओगे कहाँ पे? मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे, जो भी आपके पास नजदीकी मैजिस्ट्रेट होगा, उसको बताओगे कि साहब देखो ऐसे ऐसे गलती होगी हमसे, और उसने भी हमें कुछ कहा, हमने भी उसको कुछ कहा, तू मैं, हमने उसको दो रख दिए, तो अब तो गलती तो हो चुकी है, बट हमारा जो कैरेक्टर है वो तो ऐसा है नहीं, तो हमारे जो साथी हैं, आप सरपंच या किसी को भी लेके जा सकते हो कि इनको पूछ लो, हम तो काफी शरीफ हैं, वो तो उनकी गलती थी। और अगर आपने मजिस्ट्रेट को खुश कर दिया, उस हिसाब से उनको मना लिया, और उन्होंने अगर साइन कर दिया एंटीसिपेटरी बेल पे, तो पुलिस जब आपके पास आएगी आपको पकड़ने के लिए, आप सीधे दिखाओगे सर ये देखो एंटीसिपेटरी बेल है हमारे पास। एंटीसिपेटरी बेल का क्या मतलब? डायरेक्ट वो जो केस है वो कोर्ट में चला गया, अब वो पुलिस के हाथ में नहीं है, तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। सो एंटीसिपेटरी बेल होता है। अगर आप चाहते फॉर ये मेनली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो जैसे कि जो एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर से वगैरह आते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर किसी की आपके साथ कुछ ना कोई दुश्मनी हो, जहाँ पर मोहल्ले में ऐसा होता है कि गांव में, जहाँ फिर एक दूसरे को पसंद नहीं आता कि इनका लड़का क्यों पढ़ रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो कि यार इतना पढ़ गया इनका लड़का, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे तो आपके साथ लड़ाई करेंगे, और मान लो कि आपका परसों पेपर है, आज आपके साथ लड़ाई करके आपको फंसवा देंगे, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो और अपना पेपर आराम से दे सकते हो। इसलिए पढ़ाया ना कि इसके लिए किसी को थप्पड़ मार के आओ और ये सब कुछ करो। तो एंटीसिपेटरी बेल देखिए हमने, ठीक है, पॉजिटिव और प्रिवेंटिव आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 20 क्या होता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। प्रोहिबिशन इन ट्रैफिक में या फिर ह्यूमन बीइंग्स की जो फोर्स्ड लेबर होगी उसमें जो है, जिसमें ट्रैफिक और फोर्स्ड लेबर में जो कि उनको प्रोहिबिट किया जाएगा। इसमें मेनली क्या बात करते हैं, ठीक है, मेनली जो कहा जाता है किसके बारे में कहा जाता है कि प्रोहिबिट करना है, कि जैसे कि हमने बहुत बार सुना होगा कि बंधुआ मजदूरी करके, जैसे एक नाटक भी था उस पर मुझे याद नहीं आ रहा था कि शायद वो, हाँ, उड़ान करके, करके उसमें एक लड़की, छोटी सी लड़की दिखाई देती है, तो उसके पेरेंट्स ने उस जमींदार से लोन लिया होता है, और वो लोन कर्जा वो चुका नहीं पाते, तो उनकी जो बेटी होती है उसे एज बंधुआ मजदूर की तरह वो पकड़ के ले जाते हैं, और उस पर वो स्टैंप वगैरह लगा देते हैं ताकि वो भी हमेशा उन्हीं के लिए काम करेगी। तो ऐसी चीजें जहाँ पे जिसमें कि जबरदस्ती आपसे कुछ काम करवाया जाए, जहाँ फिर आपसे कुछ काम करवाया जा रहा है और उसके बदले में आपको पूरी जो पेमेंट नहीं दी जा रही, कम पेमेंट दे दी जा रही है, तो कम पे कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों को जो है उनको बैन कर दिया गया। आर्टिकल 23 उनको बंद करने की बात करता है। आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज, ठीक है, बच्चों की जो एम्प्लॉयमेंट है वो फैक्ट्री में आप नहीं कर सकते। जैसे कुछ ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे कि पटाखे वगैरह बनते हैं दिवाली के, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे क्रैकर्स जो फैक्ट्री होती है, तो ऐसी किसी फैक्ट्री में जहाँ पे कि बच्चों को खतरा हो, किसी की जान को खतरा हो, ऐसे तो जिसमें जान की खतरा हो तो उसे मना किया जाता है, लेकिन कहीं पे ऐसी होती है फैक्ट्री जहाँ पर कि
चांसेस है कि लगने की चांसेस है, या फिर हो सकता है कि क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता तो उनको चोट लगने की चांसेस। तो 14 साल से कम के जो बच्चे हैं उन्हें प्रोहिबिट किया जाता है कहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट के ऐसी फैक्ट्रीज में जहाँ की पे उनकी लाइफ को खतरा हो। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोपोर्शन प्रैक्टिस एंड प्रोपोर्शन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 को हम डिटेल में समझते हैं कि आर्टिकल 25 बोलता है जैसे कि आप एक रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, अब किसी भी रिलीजन को अगर उस रिलीजन से चाहो दूसरे रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, या जिसको आप कर रहे हो उसमें रह सकते हो। किसी और रिलीजन को आप प्रोपोगेट कर रहे हो, बता सकते हो किसी को कि मेरा रिलीजन अच्छा है, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है, आप जबरदस्ती किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि मेरा रिलीजन आप अपनाओ या फिर ये सुनो। अगर वो सुनना चाहते हो तो आप सुना सकते हो उसको, ठीक है। तो वो आपकी एक चॉइस है कि आप कौन सा रिलीजन रखते हो, उस रिलीजन की तारीफ करते हैं क्या बोलते हो, ठीक है। वो आपकी एक चॉइस है। सो कौन साइंस फ्री प्रोपोर्शन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो आप किसी रिलीजन को। वो 25 में बात करता है। आर्टिकल 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। जो रिलीजियस अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज आप कर सकते हो, उनको आपको फ्रीडम मिलती है किसके थ्रू, आर्टिकल 26 के थ्रू। जैसे कि कोई रिलीजियस प्रॉपर्टी है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनकी जैसे कि आप कोई इंस्टीट्यूशन बनाते हो कि बच्चों को पढ़ाना है, बट यहाँ पे क्या हम अपने धर्म के बारे में पढ़ाएंगे, तो ऐसी जो फ्रीडम है वो आपको दी जाती है आर्टिकल 26 के थ्रू। आर्टिकल 27 क्या बोलता है, फ्रीडम एज टू द पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ऐसा कोई भी पैसा जो किसी एक धर्म का हो, जहाँ उस धर्म को प्रमोट करता है, जैसे कि मस्जिद का पैसा, मंदिर का पैसा, जो ऐसे चर्च का जो पैसा होता है, उस पर क्या होता है, उस पर टैक्स नहीं होता, उस पर कोई भी जो टैक्स है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी जैसे कि आप कमाई करते हो, टीचर हो, गवर्नमेंट जॉब, किसी भी जॉब में हो, एज मिलिट्री में हो, पुलिस में हो, तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या बोलता है कि अब कोई टैक्स है वो नहीं होगा, लीजियस जो इतने भी मैटर होंगे उन पे टैक्स नहीं होता, लीजियस जहाँ संपत्ति होगी उस पे उसके ऊपर टैक्स नहीं होगी। और बहुत सारे एमएलए और एमपी होते हैं वो इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, पॉलिटिशियन जो होते हैं वो इसका फायदा उठाकर अपने ब्लैक मनी को वाइड करते हैं। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन ही है जो बाबा लोगों के पास जाते हैं, ठीक है। किस लिए जाते हैं, इसी चीज से लेकर, ठीक है। मौलवियों के पास, बाबाओं के पास जाने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि किस तरीके से पैसे को सेव किया जाए, क्योंकि टैक्स नहीं, अगर 100 करोड़ रुपया है किसी मंत्री के पास तो उसे बचाना वो तो कहाँ जाएगा, नहीं तो टैक्स लग जाएगा। टैक्स देगा तो पता चल जाएगा इसके पास 100 करोड़ है, तो कहाँ जाएगा वो, किसी बाबा के पास जाएगा या किसी मौलवी के पास जाएगा जो उसकी हेल्प करेगा, ठीक है। वही आर्टिकल 28 बोलता है कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। पहली बात कि आपको कोई भी एजुकेशन फॉलो करने का हक है, आप किसी भी एजुकेशन राइट उसमें जा सकते हैं, इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं और कौन से में नहीं जाना चाहते। उसी के साथ उसी इंस्टीट्यूशन पे भी कुछ चीजें जो है वो लागू होती हैं। जैसे कि हम बचपन में जब हम पढ़ते थे स्कूल में, तो स्कूल में ओम भूर्भुवः या फिर कुछ और मंत्र वगैरह बोले जाते हैं, तो इतना आप बोल सकते हो। बट आप किसी भी स्कूल में एक रिलीजन को पढ़ाया मतलब नहीं पढ़ा सकते, किसी भी रिलीजन को अगर आप पढ़ा रहे हो तो वो बैन है, खासकर उस इंस्टीट्यूट में जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड हो। हाँ, अगर आपका कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो उसमें आप पढ़ा सकते हो, आप कुरान पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, ठीक है, बाइबल पढ़ाओ, जो भी आपको पढ़ाने का जो आपका मन है वो आप पढ़ा सकते हो। बट अगर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे जो कि गवर्नमेंट से फंडेड है या फिर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, ठीक है, उस चीज के, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप कोई भी रिलीजन जो है, रिलीजियस चीजों को नहीं पढ़ा सकते। इसमें 28 बोलता है कि वो रिलीजन चीजें, जैसे कि रिलीजियस के बारे में नहीं पढ़ा सकते, कि धर्म को फॉलो नहीं करवा सकते आप, ठीक है। अब जैसे कईयों की ये होगा कि उर्दू पढ़ाया जाता है, संस्कृत पढ़ाई जाती है, तो उर्दू और संस्कृत जो दोनों है वो रिलीजन नहीं है, वो एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज पढ़ाने का जो है वो प्रावधान है। बट आप किसी रिलीजन को नहीं, जैसे कि हम हिंदुओं के बारे में पढ़ा रहे हैं, गीता और जैसे कोई पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, तो वो फॉलो नहीं कर सकते। बट हाँ, जो ये संस्कृत है या उर्दू है वो एक भाषा है, तो भाषा को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आर्टिकल 28 में हमें इन सब चीजों से आजादी है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 29 क्या। आर्टिकल 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटीज हैं उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। माइनॉरिटीज मतलब जैसे कि ट्राइबल पीपल्स हो गए, जो ट्राइब्स हैं, जैसे बोडो ट्राइब होगी, संथाल ट्राइब होगी, तो ऐसी जो ट्राइब्स हैं, जो माइनॉरिटीज में लोग हैं, उनको जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया। इंटरेस्ट के अगर इंटरेस्ट को समझे तो कौन कौन से इंटरेस्ट उनके प्रोटेक्ट किए जाएंगे, उनकी लैंग्वेज को, उनकी स्क्रिप्ट जो होगी, उनके कल्चर को जो है वो प्रोटेक्ट करना किसका काम है, वो सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करे। अगर उनमें कुछ भी कमी आती है वो डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल 32 जब हम पढ़ेंगे तो लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, उन चीजों के बारे में। सेकंड क्या बोलते हैं, कोई भी सिटीजन जो है वो डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट है या फिर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तो आप इस बेसिस पर किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे नहीं पढ़ सकते या जॉब नहीं कर सकते क्योंकि आप एक माइनॉरिटी से हो। तो अगर ऐसा आप करते हो तब भी आपको सजा मिलेगी। सो आर्टिकल 29 इसकी बात करता है। आर्टिकल 30 क्या बोलते हैं, आर्टिकल 30 बोलते हैं राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जैसे हमने पढ़ा था कि जो लीजन इंस्टीट्यूट होते हैं वो बनाने की हमें जो आजादी है कि हम अपनी मर्जी से जो लीजन इंस्टीट्यूट है वो बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आर्टिकल 30 बोलता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए भी जो प्रावधान किया गया है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि वो अपना इंस्टीट्यूशन जो है वो ओपन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के बेसिस पर, अपने कल्चर के बेसिस पर,
सो आर्टिकल 13 को हक देता है इंस्टीट्यूट बनने का, और जो माइनॉरिटीज होंगी वो किसके बेसिस पर होंगी, रिलीजन और लैंग्वेजेस के बेसिस पर। देन हमारे पास आता है आर्टिकल 31। आर्टिकल जो 31 है, ठीक है, इसको रिपील कर दिया गया, एबलिश कर दिया गया। इसमें क्या था, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं लैंड। तो लैंड की चर्चा किसमें थी, आर्टिकल 31 में। और इसको क्या किया, इसको एबलिश कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। क्यों किया गया, क्योंकि जब इंडिया का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, इंडिया का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो जो ये एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का जो आर्टिकल है, ये क्योंकि हमें प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स को आप छीन नहीं सकते, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट को जब आप छीन नहीं सकते, तो जब फॉर एग्जाम्पल मुझे रोड बनाना है, जब किसी चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कर रही है, तो किस तरीके से आप उसका लैंड एक्वायर करोगे, आप लैंड एक्वायर कर ही नहीं सकते। तो लैंड एक्वायर करने के लिए आपको, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को आप छीन नहीं सकते, तो लैंड जो है वो मेरा फंडामेंटल राइट है, तो आप कैसे छीनोगे मेरे से, तो मेरी मर्जी के बिना रोड बना ही नहीं सकते। तो जहां से भी रोड निकालते थे लोग बोलते मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा फंडामेंटल राइट है, तो अब नहीं लेंगे। तो गवर्नमेंट के पास ये परेशानी खड़ी होगी कि हम रोड बनाए तो बनाए कैसे, तो वो जिग जैग की तरह तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि रोड है कि इधर से निकाला, वो अपनी जगह जमीन दे रहा, तो उधर लेके जाएंगे, फिर उधर लेके जाएंगे। तो उसको देखते हुए क्या किया गया कि 44th अमेंडमेंट किया गया। 44th अमेंडमेंट जब हुआ, ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसको 300 के ए पार्ट में जोड़ा गया, 300 के ए पार्ट में किसको, आर्टिकल 31 को। और जो लैंड का जो भी जो आर्टिकल जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो किसमें, 300 के ए पार्ट में, उसको आर्टिकल 31 से निकलकर 300 के ए में रख दिया गया। देन हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 32 क्या बोलता है, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस राइट, दिस पार्ट। ये कहता है रेमेडीज का काम करता है। रेमेडीज क्या होता है कि हमें इसे डिटेल में समझते हैं किस तरीके से जो रेमेडीज हैं वो प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आर्टिकल में कुछ भी छेड़खानी की जाए, तो हमें सुप्रीम कोर्ट को जाना होगा, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें पावर देते हैं किसी चीज की, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगर कुछ भी हार्म हो, अगर उनमें कुछ भी छेड़खानी की जाए, तो हम डायरेक्ट लिखा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे, किसके थ्रू, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 हमें पावर देता है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं एज ए रेमेडी। तो ये क्या काम करता है, रेमेडीज का काम करता है। इसको कहा जाता है, जैसे हमने आर्टिकल 19 को देखा था, तो उसको कहा जाता था बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे सेम आर्टिकल 32 को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कहा जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आर्टिकल 32, ठीक है। और इसमें क्या है मेनली, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एचसी मतलब हाई कोर्ट, और एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट कोई भी केस जाता है, ठीक है, तो उसके लिए एक एडमिट सूट फाइल करना पड़ता है कि क्या वो जो केस है वो हाई कोर्ट जाने के लायक है कि नहीं है, क्योंकि कुछ छोटे छोटे केस हैं, हर केस को हाई कोर्ट तो लेके नहीं जा सकते। वैसे ही सेम कुछ हाई कोर्ट के केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाने हैं, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लायक है, ऐसा तो नहीं है नहीं कि हर केस को उठा के हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले जाए। तो वो देखने के लिए एक एडमिट सूट फाइल किया था, और एडमिट सूट में चेकिंग होती है, इसका मेरा काम है चेकिंग करना कि क्या वो उसके लायक है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, क्या इसका काम है कि हाई कोर्ट के लायक है। तो इस तरीके से जो है वो एडमिट सूट जारी किया था। लेकिन जो हमारे आर्टिकल्स हैं, कौन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उनके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ रिट्स जारी करता है कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट चला गया, वो सुप्रीम कोर्ट अब कैसे देखेगा उनको। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, कुछ रिट्स फॉलो की जाएंगे, जिसमें कि ये देखो सुप्रीम कोर्ट रिट्स करते हैं, 5 टाइप की रिट्स फॉलो करते हैं। 5 टाइप की कौन सी होती है, पहली हैबेस कॉर्पस, दूसरी मैंडेमस, थर्ड होती है क्यू वारंट, प्रोहिबिशन और क्राइटेरिया। इनमें क्या होता है, सबसे पहले होता है हैबिस में क्या होता है कि 24 घंटे में फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रिमिनल है, तो उसको 24 घंटे के अंदर जो क्या करना था, उसको हाई कोर्ट या जहां भी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, मजिस्ट्रेट के पास उसको लेके जाना पड़ता है। और आप उसके पास लेकर नहीं जाएंगे, तो उस टाइम पे जो भी जो पुलिस अधिकारी उस टाइम पे जो ड्यूटी पे होंगे, उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा, उन्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है मेन जो प्रोसेस को फॉलो नहीं करा। और प्रोसेस है जैसे हमने पहले देखा कि 24 घंटे के अंदर जो भी अपराधी होगा उसको हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेकर जाना जो कि अनिवार्य है। तो उसे कोर्ट लेके जाओ, और कोर्ट लेके नहीं जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे, फॉर एग्जाम्पल कोई हो सकता है शायद वो बेगुना हो, बिना किसी गुने के पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, तो 24 घंटे में अंदर अगर वो कोर्ट गया तो कोर्ट के सामने पता चल जाएगा। सो उसके इसलिए उसको कोर्ट में ले जाना इंपॉर्टेंट है। तो हैबेस कॉर्पस अगर वो नहीं लेके जाता, तो हैबेस कॉर्पस के थ्रू उस इंसान को दंड मिलेगा, जो कि उस टाइम पे जो अधिकारी होगा उसको निलंबित किया जा सकता है। देन मैंडेमस में क्या होता है कि गवर्नमेंट अप्लाई जो है, ठीक है, ना डू द ड्यूटी बट वेल, अगर वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल मैं एफआईआर लिखवाने के लिए गया, उसने मेरे एफआईआर नहीं लिखी, तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा, तो मैं मैजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा। मैजिस्ट्रेट ने नहीं लिखी तो किसके पास जाऊंगा, फिर देन मेरे पास क्या है, कोर्ट है। तो कोर्ट उसको किसके थ्रू, मैंडेमस के थ्रू क्या करेगा कि वो रिट जारी करेगा कि इस बंदे ने आपकी फाइल नहीं लिखी, एफआईआर नहीं लिखी, ठीक है। पहले उसको पूछेगा कि क्यों नहीं लिखा, अगर उसके पास वो जेन्युइन रीजन होगा फिर तो ठीक है, बट जेन्युइन रीजन कोई हो ही नहीं सकता कि, क्योंकि वो तो सबका अधिकार है एफआईआर लिखवाना। तो इसलिए क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट उसको जो भी सजा देगा उसके हिसाब से उसमें की जाती है मैंडेमस। कोवारंटो में क्या है, कोई भी अधिकारी है जब भी वो फॉर एग्जाम्पल कोई आपको गिरफ्तार करने आता है, तो उसके पास वो वारंट होना चाहिए। अगर वारंट नहीं है तो वो किस तरीके से आपको जो है वो गिरफ्तार कर रहा है, अब वो अरेस्ट कर ही नहीं सकता वो, तो वो उसकी एक लिमिट है। बट वो बिना वारंट के अगर आपको गिरफ्तार कर रहा है, अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है, देन
कोवेरेंटो के थ्रू सुप्रीम कोर्ट उसको सजा देता। देन प्रोहिबिशन और क्राइटेरिया क्या था, प्रोहिबिशन था कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई जो लॉ है वो सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया, बट हाई कोर्ट ने उसके जो विपरीत जो है अपना आदेश दे दिया, या फिर हाई कोर्ट ने कोई चीज पास कर दी और जो लोअर कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने उसके खिलाफ कुछ काम कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब से जो है, ठीक है, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आर्टिकल 32 बंद हो गया, अब से एबोलिश, और मान लो कि ऐसा होता नहीं, बट ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, 32 एबोलिश हो गया, तो हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, हाई कोर्ट ने अगले दिन ही एक वो जारी कर दिया कि नहीं, आर्टिकल 32 जो है वो चलेगा। तो इसके लिए क्या होगा कि वो करने से पहले अगर कोई अभी होने वाली है, हुई नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा प्रोविजन, जब कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट जो है वो जो उसके अंदर जो कोर्ट है उनको जब आदेश दे, और उसके लिए प्रोहिबिशन और क्राइटेरिया किसके लिए, जब वो हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल उसने जो आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी करता है वो हाई कोर्ट से जो है उसके खिलाफ काम कर चुका है, देन ये वाला जो है वो यूज होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 टाइप के रिट्स जारी करता है, ठीक है, हाइबियस कॉर्पस, मैंडेमस, कोवेरेंटो, प्रोहिबिशन और क्राइटेरिया। देन हम देखते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू हम कहा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट, ये हमने समझा। वही सेम जो है अगर आप हाई कोर्ट डायरेक्ट जाना हो तो आर्टिकल 226 के थ्रू, 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब तक हमने क्या करा कि आर्टिकल 13 से लेकर 12 से लेकर 35 तक जो है उसमें से हमने 32 कर लिए, 3 आर्टिकल हमारे जो कि पेंडिंग रहते हैं। 3 आर्टिकल पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले आर्टिकल में हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जो उसकी डेफिनेशन है, ठीक है, किसकी, फंडामेंटल राइट्स की, उसकी बात करें। सेकंड में किस तरीके से जो है हम उसके लिए जो काम कर सकते हैं अगर उसको जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे हर्ट हो तो उनके बारे में था, ठीक है। उसके बाद जितने आर्टिकल्स है वो वन बाय वन पार्ट जो है वो लिंक होते हैं, ठीक है, अगर पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट कहाँ से, तो हम उसको देखते हैं। आर्टिकल 14 से लेकर जो आर्टिकल 13 तक है वो बात करते थे किसकी, इक्वालिटी की बात करते हैं। तो हमने इक्वालिटी के बारे में पढ़ा, अनटचेबिलिटी जैसे 17 में पढ़ा, तो इक्वालिटी की बात करता था कौन सा, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। आर्टिकल 19 से लेकर 21 जो थे वो इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। 19 में हमने पढ़ा कि वो 6 उसके पार्ट थे, ठीक है, कि कहीं भी घूमने का, ठीक है, फिर वो सभा कर सकता है, कहीं भी रह सकता है, जगह ले सकता है, काम कर सकता है। उसकी देखा हमने आर्टिकल 21 देखा, लिबर्टी जैसी चीजें, तो वो बात करते हैं इंडिपेंडेंस की। उसके साथ आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 जो है वो किसकी बात करते हैं, हमने देखा था प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन एम्प्लॉयमेंट, चिल्ड्रन के बारे में। 24 जो था, 23 में जो बंधुआ मजदूरी थी तो उसके खिलाफ उसको बंद किया, प्रोहिबिट किया जाए, उसके बारे में। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमने रिलीजियस फ्रीडम देखा, रिलीजन के बारे में पढ़ा कि रिलीजियस कोई भी आप फॉलो कर सकते हो, उसका इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, वहां पढ़ सकते हो। 25 से लेकर 28 तक। 29 से 30 तक हमने क्या देखा, इंटरेस्ट देखे हमने किसके, माइनॉरिटीज के जितने भी इंटरेस्ट है उसके बारे में 29 और 30 में हमने देखा। पहला 29 जिसमें उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, और 30 में वो एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उसकी चर्चा करी। आर्टिकल 31 हमने देखा लैंड के लिए, जो कि रिपील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और आर्टिकल 32 अभी देखा हमने रेमेडीज और रिट्स के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 32 में रेमेडीज देखी, और जो रिट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार पेपर में पूछी जाती है रिट्स, इनको याद कर लें, ठीक है। और रही बात नेक्स्ट आर्टिकल 32 का हमने देख लिया। अब चलते हैं हम आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या बोलता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स इन द एप्लीकेशन टू फोर्सेस, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है किस चीज की, फंडामेंटल राइट्स को वो करने की, ठीक है, मॉडिफाई करने की। केस उसमें कि हर की फंडामेंटल राइट हमने पहले पढ़ा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनको वो छीन नहीं सकता, बट हाँ कुछ लोगों में फंडामेंटल राइट छीने जा सकते हैं, जैसे कि फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस, आईबी होगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो इसको कहते हैं, रा हो गया, काफी बार आपने मूवीज में सुना होगा, रा एजेंट है, रा जैसी होगी। एक्स्ट्रा ऐसी कुछ भी चीजें हैं जो ऐसी जो फोर्स है इनके फंडामेंटल राइट छीने जा सकते हैं। किस लिए, फॉर एग्जाम्पल वो रा का एजेंट है, तो वो पाकिस्तान में अगर काम करता है इंडिया के लिए, तो वो पाकिस्तान में पकड़ा गया, तो वो तो अगर बता देगा कि मैं एज ए इंडियन हूँ, तो मेरा फंडामेंटल राइट है कि मुझे इंडिया वालों का मुझे बचाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो फंडामेंटल राइट है, तो मुझे बचाओ। बट वहां पर क्या आप नहीं बचा सकते उसको, क्योंकि आप तब क्या करता है, जो जो कोई भी देश होगा वो क्या करता है, वो बोलता है मेरा नागरिक ही नहीं है, मैं इसको मानता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं इसको है कौन, ना हमारे ये देश का है, ना हम इसको जानते हैं, ऐसे बोल रहा है। तो वो क्योंकि वो करना जरूरी होता है, क्योंकि देश की सुरक्षा हमेशा प्रथम होती है, तो इसलिए क्या करना पड़ता है कि उसको फिर वो करना पड़ता है, तो उसके फंडामेंटल राइट्स को छीना जा सकता है कब, जब वो ऐसी जो फोर्सेज में, आईबीरा जैसी फोर्सेज में जब भी कोई पर्सन होगा तो उसके जो फंडामेंटल राइट है उनको छीना जा सकता है। देन आर्टिकल 34 बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, कब लग सकती है, और भी एक तो मैंने ये देखा किसके ऊपर लग सकती है, एक और देखा कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लग सकती है वर्ल्ड जब मार्शल लॉ हो। अब आप सभी सोचेंगे मार्शल लॉ का तरीके समझते हैं, तो मार्शल लॉ हो तब भी क्या करता है, मार्शल लॉ किसी भी एरिया में जब फोर्स हो तब भी जो है वो जो फंडामेंटल राइट्स हमारे उन्हें छीना जा सकता है। मार्शल लॉ मतलब कि जब भी हम आर्मी, जहां पे भी आर्मी रहता है उसको बोलता है कंटोनमेंट एरिया, ठीक है। तो कंटोनमेंट एरिया में
जब भी कोई रहता होगा, ठीक है, जिसको हम कैंट भी बोलते हैं, अगर ऐसे देखा जाए तो जैसे कि हमारा पटियाला कैंट हो गया, फिर बठिंडा कैंट हो गया। तो बठिंडा कंटोनमेंट एरिया, हर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे इधर भी काफ़ी सारे हैं। तो उस कंटोनमेंट एरिया में जितना वो एरिया होता है उसमें लिखा होता है, आप देखोगे तो कैमरास वगैरह लगे होते हैं, किस लिए? उस पर लिखा होता है कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। किस लिए लिखा होता है? कि ये तो लोगों को बताया जा सके, क्योंकि आप मार्शल लॉ के अंडर हो। मार्शल लॉ मतलब कि फौज का कानून है यहाँ पे। तो जहाँ पर भी फौज का कानून लगता है वहां पर देश के ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये नहीं लगते। वहां पर सिर्फ फौज का, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चले गए किसी कंटोनमेंट एरिया में जहाँ की दोनों तरफ से जो कंटोनमेंट है, और आप अपनी मर्जी से कुछ भी वहां कर रहे हो, कुछ भी ऐसी हरकत कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई डीजे लेके वहां डीजे बजा रहा है, ठीक है, कोई पत्थर चला रहा है, तो पुलिस आपको पकड़ के कभी उठा के ले जा सकती है। आप वहां पर भाषण दे रहे हो, वहां पर अगर आप जाम वगैरह लगा रहे हो, तो वो आर्मी वाले आपको कभी भी पकड़ के ले जाएंगे और वो पूछेंगे नहीं, वो पहले मारेंगे फिर पूछेंगे बता भाई क्या हुआ। क्योंकि ये नॉर्मली वो वाला नहीं, पुलिस वाला होगा कि थोड़ा बहुत वो करार छोड़ देंगे। आर्मी वाले पहले पकड़ेंगे, पीटेंगे और फिर छोड़ेंगे, फिर पूछेंगे बता अभी क्या हुआ। तो जहां पर भी आर्मी जो कंटोनमेंट एरिया था, जहां पर भी मार्शल लॉ लगाया था, कभी बार ऐसे भी लगाया था मार्शल लॉ, कभी देखा जाए कि अगर कोई सिटी है जहाँ पे कि दंगे होने के चांसेस हैं, जहाँ पे कुछ वैसा हो सकता है, फैंसी जो भी हो सकता है, तो वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है कि वहां पर सिर्फ आर्मी के रूल्स लागू होंगे। और आर्मी के रूल्स सबको पता है किस तरीके के होते हैं। देन आर्टिकल 35 बोलता है कि लेजिस्लेशन को सम पावर्स दी गई, प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, किस लिए? उसमें इफेक्ट करने के लिए। जैसे कि इसके एग्जांपल देखें 35 की, तो लेजिस्लेशन के पास कुछ पावर्स हैं जिसमें कि वो फंडामेंटल राइट्स को ऐड कर सकती है कि किस चीज के लिए आप फंडामेंटल राइट। जैसे कि मेनली ये देखा जाता है डीपीएसपी में, जो कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड चीजें करवाती है ना, वो डीपीएसपी में देखा जाता है। बट अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो अभी जो पीएम योजना आवास आया था, ठीक है, योजना जो आवास आया था जिसमें कि घर बनाए गए, ठीक है, 1.5 लाख रुपए मिलता था, 50 लाख रुपए पर पर्सन जिसका भी घर। तो वो एक फंडामेंटल राइट की तरह उन्होंने रखा है कि जो भी इसके अंडर आता है उसको फंडामेंटल राइट दिया जाए कि वो घर बना ले, इस पैसे से वो अपने घर में उसकी मदद ले और घर बनाए, पक्के घर बनाए। तो ये ऐसा फंडामेंटल राइट, बट मेनली ये किसमें दिया जाता है? डीपीएसपी में। कि अगर किसी को नहीं मिला तो वो चिल्ला नहीं सकता कि मुझे क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें गवर्नमेंट देती है कि ये फंडामेंटल राइट की तरह, तो वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी चीजें दे रही है और कौन सी चीजें नहीं दे रही। हालांकि इन चीजों का मेनली यूज किया जाता है, वो बड़े बड़े लोग पैसा खा जाते हैं, क्योंकि जिनके पक्के घर पहले से बने हुए हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी जो 50 से 60 हजार रुपया गवर्नमेंट नौकरी से कमा रहे हैं, ठीक है, और जिनके पक्के घर बने हैं वो भी इस चीज का फायदा उठा रहे हैं 1.5 लाख का। तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से जो देश है वो हमारा चल रहा होगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 के बारे में आपने काफी सुना होगा, काफी इस पर मूवीज भी बनी हुई है। आर्टिकल 370 जब वो बात करते हैं तो 370 अभी हाल में ही एक मूवी आई, उसमें वो एक्टर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, गौतम करके कुछ है, पता नहीं क्या था। तो उनकी मूवी है 370। तो 335 ये है कहाँ पे? जम्मू में लागू होता है, जम्मू एंड कश्मीर में। और किस लिए? कि हाँ, जामी गौतम, ठीक है, और वो याद रहता है आपको ना, वो पूरा याद है, क्या नाम है। सो 35 ए जो है वो रिपील कर दिया। इसमें क्या था कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी जो एरिया है उस पे सिर्फ जो है कोई बाहर का आके जो है वो जगह नहीं ले सकता जहाँ पे, ठीक है, वो लैंड एक्वायर नहीं कर सकता। बट अब से क्या होगा 35 हटने के बाद जहाँ पे लैंड एक्वायर की जा सकती है। सो इसको 2019 में रिपील कर दिया गया, 370 को हटाया गया, तो उसी के साथ 370 ए को भी हटाया गया। हालांकि 370 को पूरा नहीं हटाया गया, 370 के ए पार्ट को हटाया गया। 370 का जो बी पार्ट है वो कहता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वही इंडिया का जो है बाउंड्री है। तो 370 का जो बी पार्ट है वो नहीं हटाया गया, सिर्फ ए पार्ट को हटाया गया, जो कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग जो है वो देता था, होता देता था। बट बी जो है वो कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो बाउंड्रीज है वही इंडिया की बाउंड्रीज है, और इसीलिए बी को नहीं हटाया गया। सो आर्टिकल 35 ए तक हमने देख लिया, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हमारे यहीं पे कंप्लीट होते हैं, पहले से लेकर 35 तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे वो हमने देखे, ठीक है, वन बाय वन उनको समझा डिटेल में। और होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट हम चलेंगे, ठीक है, डीपीएसपी समझेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसी के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, देन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, वन बाय वन डिटेल में समझते जाएंगे। सो आज के लिए इतना रखते हैं। सो होप करता हूँ अच्छा लगा होगा, और ठीक है, जय हिंद, जय भारत।